नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास की, अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्यारे साथियों, आज ये पार्ट नंबर 10 है इस वीडियो का। हम पढ़ रहे हैं मगध का उत्कर्ष अर्थात राइज ऑफ मगध। तो प्यारे साथियों, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार सी डायनेस्टी के बारे में, अर्थात शानदार से साम्राज्य के बारे में, और हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो प्यारे साथियों, 323 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक, 323 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक राज करते हैं मौर्य साम्राज्य के राजा, यानी इनके सम्राट। तो प्यारे साथियों, एक एक राजा को पढ़ने का प्रयास करेंगे या उन सभी प्रसिद्ध राजाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे जिनसे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी का आखिर एविडेंस क्या है, कैसे पता चला कि वाकई में ही कोई मौर्य साम्राज्य भारत पर राज करता था, इस बात का पता कैसे चलता है। तो आपको भी देखने को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कितने सारे ऐसे एविडेंस हैं, कितने सारे ऐसे स्रोत हैं, कितने सारे ऐसे सोर्स हैं जिनसे यह पता चल पाता है कि मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य डायनेस्टी भारत के अंतर्गत राज करती थी। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा जिनसे हम जान सकेंगे, यानी दो सोर्सेस के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे साहित्यिक सोर्सों के बारे में, यानी साहित्यिक स्रोतों के बारे में, यानी लिटरेचर, जो आपके एविडेंस हैं, लिटरेसी सोर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यानी हम बात कर रहे होंगे, जैसे कि आप जानते हो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप भली भांति परिचित हैं अर्थशास्त्र से। मैं अभी फिलहाल किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यह अर्थशास्त्र एक बुक है और आप जानते हो किसकी है, चाणक्य की यह बुक है। प्यारे साथियों, चाणक्य जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम इनका हुआ करता था, आप बताएंगे कमेंट में करके तो मुझे थोड़ा सा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। दोस्तों, चाणक्य के बारे में बात करेंगे आगे वीडियोस में। आप जानते हो ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त जो है वो धनानंद को मार करके मगध की गद्दी पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। उस बारे में भी हम आगे बातें करने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे के सारे सोर्सेस। तो पहला सोर्स आप याद रखेंगे, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक बुक है जिसके अंतर्गत राजनीति से संबंधित यह बुक है, जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। यह लिखी हुई किसके द्वारा है, आप कहेंगे कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा या फिर विष्णुगुप्त के द्वारा। और इसी का दूसरा नाम था भारत का मैकियावेली। तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे भाई। तो अर्थशास्त्र में पता चलता है अर्थशास्त्र से कि भैया मौर्य साम्राज्य कोई डायनेस्टी यहां पर हुआ करती थी। इसके अलावा इंडिका आप जानते हो, मैगस्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का ये एक राजदूत बनकर के आया था भारत में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका की रचना करी थी। और इसने भी बताया है, इसमें भी लिखा हुआ है कि भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और किस किस प्रकार से जो है वो यहां पर एक मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था। प्यारे साथियों, इसके अलावा महाभाष्य के बारे में आप जानते हो। महाभाष्य ये भी क्या है, आपकी एक ग्रंथ है, आपका एक बुक है, पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ। जी हां दोस्तों, पतंजलि, आप जानते हो पतंजलि कौन है। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के यहां पर इनके पुरोहित थे, इनके यहां पर ब्राह्मण थे। प्यारे साथियों, मुद्रा राक्षस जो है ये भी एक आपका ग्रंथ है और ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा। इसके अलावा प्यारे साथियों, कल्पसूत्र जो है वो भद्रबाहु की रचना है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। इसके अलावा कथा सरित सागर में सोमदेव के द्वारा यह रचित है और इसमें भी जिक्र है किसका, मौर्य डायनेस्टी का। इसके अलावा आप याद रखेंगे अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की रचना है और इसके द्वारा भी पता चलता है कि मौर्य डायनेस्टी अर्थात मौर्य साम्राज्य भारत पर काबिज था, राज करता था। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में अवश्य आई होंगी। ये तो हो गए प्यारे साथियों साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अलावा कुछ ऐसे स्रोत भी होते हैं जिनके द्वारा हम बता सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। इनकी बात करें तो आप कहेंगे पुरातात्विक स्रोत अर्थात आर्कियोलॉजिकल स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो आप याद रखेंगे इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है भाई अशोक के अभिलेख। आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता यानी बिंदुसार का बेटा कौन था, महान राजा, महान सम्राट अशोक। उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत।
लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं अशोक के अभिलेख। मैंने आपको बताया अशोक के जो अभिलेख हैं वो भारत में ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं, यानी यहीं से पता चलता था सबसे पहले कि भैया ओल्डेस्ट जो भारत के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने अभिलेख लिखवाए थे या लिखे थे तो वो अभिलेख किसके थे? आप कहेंगे अशोक के अभिलेख थे। और यहीं से भारत को पता चलता है कि यहां पर ब्राह्मी भाषा और खरोष्टी लिपि का प्रयोग भी अब होने लगा था। ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों की दोनों लिपियों का यहां पर प्रयोग होने लगा था। उससे पहले सारे के सारे जितने भी काम होते थे वो सारे के सारे आपके संस्कृत भाषा में हुआ करते थे। आप जानते हो आर्यों की दी हुई ये भाषा थी। आप याद रखेंगे अगर कभी पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेखों को, अशोक के अभिलेखों को किसने सबसे पहले पढ़ा है, तो आप कहेंगे 1837 में यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। और इन्होंने बताया है कि टोटल 14 एडिक्ट्स यानी 14 अभिलेख किसके हैं? 14 तो हैं स्टोन अभिलेख जिनको कहा जाता है शिलाभिलेख, और जबकि 7 क्या है इनके? स्तंभ अभिलेख जिनको कहा जाता है पिलर स्क्रिप्ट्स, सॉरी पिलर एडिक्ट्स। ये भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये सारे के सारे आपको मैं बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल आपको यह पता चल चुका होगा कि आखिर वो कौन कौन से सोर्स हैं जिनके माध्यम से हम ये बातें कर रहे हैं कि आखिर मौर्य साम्राज्य भी भारत पर काबिज था या मौर्य डायनेस्टी भारत पर राज करती थी। तो प्यारे साथियों, अब टाइम आ चुका है, अब समय आ चुका है मौर्य साम्राज्य के फाउंडर का नाम जानने के बारे में। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो आप जानते हो फाउंडर यानी कि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि 323 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक राज करता है। कब तक? आप कहेंगे 323 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक राज करने वाले शासक का नाम, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये मैंने बताया जैसा कि धनानंद को मार करके किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से, अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से धनानंद का वध करके ये जो है वो मगध की गद्दी पर बैठते हैं और चंद्रगुप्त और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कैपिटल क्या थी इनकी? आप याद रखेंगे भाई, कैपिटल अर्थात इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं पिछली वीडियोस में भी कि पाटलिपुत्र जो है वो आज का पटना है। पटना कहां पड़ता है ये जगह? आप कहोगे बिहार में पड़ती है। प्यारे साथियों, इनके पास 2 इतिहासकार थे। इतिहासकार तो बहुत सारे थे, लेकिन आप 2 इतिहासकारों का नाम याद रखेंगे। एक का नाम है प्लूटार्क और दूसरे का नाम है जस्टिन। ये जो प्लूटार्क है और जस्टिन है, इनके अकॉर्डिंग यह कहा गया है कि उस टाइम पर भारत में सबसे अधिक सेना अगर किसी राजा के पास थी तो वो राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और कितनी सेना थी? आप कहेंगे 6,40,000 की सेना। यानी इतनी बड़ी सेना जो थी वो किसके पास थी? चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। इसलिए इनको कहा जाता था भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लिया जा सकता है कि भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट का नाम बताइए। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का जवाब आना चाहिए। आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अब मैं बात करने वाला हूं इन्होंने क्या काम कराया था। आप याद रखेंगे गुजरात में गिरनार पर्वत पर, आज का जो गुजरात है वहां पर गिरनार पर्वत पर इन्होंने सबसे पहले जो है वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। आप याद रखेंगे गिरनार पर्वत पर यह है। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद में जब ये टूटने लगी झील तो इसकी मरम्मत किसने करवाई? तो उन 2 व्यक्तियों का नाम भी आपको याद रखना है। पहला व्यक्ति याद रखेंगे, फर्स्ट रिनोवेशन किसने कराया था? शक वंश के रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने, आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इस बात का पता कैसे चलता है? आप कहेंगे जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से इस बात का पता चलता है। कहां पर है जूनागढ़ अभिलेख? ये आपका गिरनार में है। आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, यानी ये गुजरात में है। भाई इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इस जूनागढ़ अभिलेख में यह भी पता चलता है कि इसका जो सेकंड रिनोवेशन है अर्थात दूसरी मरम्मत है, जीर्णोद्धार है, वो किसने कराया था? आप कहेंगे स्कंदगुप्त ने। पहले किसने कराया? रुद्रदामन ने। फिर किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है। गुप्त डायनेस्टी के ये भी एक महानतम राजा थे, स्कंदगुप्त। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में अवश्य आई होंगी प्यारे साथियों। यहां तक की बातें आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी भाई को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में लिख दे, उसके बाद मैं कमेंट देखूंगा और दोस्तों आपके क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अब प्यारे साथियों मैं बताने वाला हूं चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, ये भी एग्जाम में बने हुए हैं।
जैसे पूछा जाता है इतिहास के किस राजा को, किस शासक को, किस चक्रवर्ती सम्राट को एंड्रोकोटस की संज्ञा दी गई है, तो आप याद रखेंगे एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस किसको कहा जाता था? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम तो था एंड्रोकोटस, जबकि दूसरा नाम था सेंड्रोकोटस। दोनों ही नाम आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, एंड्रोकोटस भी और सेंड्रोकोटस भी। इसके अलावा प्यारे साथियों आप याद रखेंगे 305 बीसी में, 305 बीसी में युद्ध होता है किसका? सेल्यूकस निकेटर। अभी सेल्यूकस निकेटर कहां से आ गया और कौन है? पिछली वीडियो में प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भारत में सिकंदर आया था, तो सिकंदर जो है वो जब यहां से बीमार होकर के वापस जा रहा था, तो उसके साथ में कुछ लोग भी यहां पर आए थे। उसका एक थल सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और वो सेल्यूकस निकेटर को सारी जिम्मेदारी, यानी कि भारत पर जो अभियान हो रहा था उसकी जिम्मेदारी किसको देता है? सेल्यूकस निकेटर को देता है। कौन? सिकंदर। और कहता है कि तुम यहां पर लड़ो और तुम जो है वो मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित करो, मैं वापस जा रहा हूं। वो बेबीलोन इराक चला गया था, वहीं जाकर के उसकी मृत्यु भी हो गई थी सिकंदर की 33 वर्ष की उम्र में। यह मैं पिछली वीडियो में दोस्तों आपको बता चुका हूं। तो आप याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर जो है वो क्या था? सेनापति था। किसके यहां पर? सिकंदर के यहां पर, वो भी थल सेनापति। अब ये यहां पर युद्ध करता है किसके साथ में? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। चंद्रगुप्त मौर्य इतनी लंबी चौड़ी उनके पास सेना है, जब उनके साथ में इसका युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर यहां पर हार जाता है, यह हारा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीत जाता है। लेकिन सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? अपनी बेटी, इसकी एक बेटी है जिसका नाम है कार्नेलिया। यह क्या करता है? कार्नेलिया अर्थात इसको हेलना के नाम से भी जाना जाता है, कई बुकों में अलग अलग नाम होते हैं, तो आप ज्यादा इन चीजों पे टेंशन ना ले। दोनों ही नाम मैंने यहां पे लिख दिए हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें, है ना। कार्नेलिया जो है या फिर हेलना, ये क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी कर देता है किसके साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य की पहले भी शादी हो चुकी थी, उनकी वाइफ का नाम था दुर्धरा। यह भी आप अच्छी तरह से याद रखें, लिख लें इन बातों को भी। लेकिन ये जो सेल्यूकस निकेटर है वो कार्नेलिया को जब सामने करता है, तो सेल्यूकस निकेटर की पत्नी, ऐसा कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी को देख करके चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि हम ये युद्ध क्यों कर रहे हैं फिजूल में, और तुम जो है अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारी जान जो है वो बकस दूंगा, छोड़ दूंगा तुमको, और हमारी जो है ये शत्रुता वो मित्रता में बदल जाएगी। और इस प्रकार से शादी हो जाती है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की कार्नेलिया के साथ में। और जब ये शादी होती है तो कहा जाता है कि इतिहास में ये पहला दहेज दिया गया। और दहेज किसने दिया? सेल्यूकस निकेटर ने। ये 4 राज्य जीते थे सेल्यूकस निकेटर ने, यानी आप कहेंगे सिकंदर ने। कौन कौन से? काबुल, मकरान, कंधार और हेरात। आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिस इलाके में आता है वो पूरा एरिया जो है वो जीत लिया था सिकंदर ने या फिर सेल्यूकस निकेटर ने, और वो पूरा का पूरा दहेज में दे दिया। किसको? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब ये दे देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य भी उसकी बेटी हेलना से या फिर कार्नेलिया से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पिताजी मुझसे लड़ ही क्यों रहे थे, युद्ध हो क्यों रहा था, उसके पीछे कोई रीजन भी तो होगा, क्या उन्हें कुछ चाहिए था? तो कार्नेलिया बोलती है कि असल में पिताजी ने सुन रखा था या समझ रखा था कि यहां पर आपके राज्य में, यानी आपका जो इलाका है, ये कलिंग वाला जो क्षेत्र है, वहां पर हाथी बड़े पाए जाते हैं, तो हाथियों की आवश्यकता थी पिताजी को। इस कारण से उन्होंने आपके ऊपर युद्ध करके, आक्रमण करके यहां से हाथी ले जाना चाह रहे थे वो। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है इतनी सी बात, अरे अब तो मेरे ससुर हैं, अब तो मैं उनको दान भी कर सकता हूं यहां से आती। और ऐसा ही होता है, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी, पूरे 500 हाथी जो है वो गिफ्ट कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रकार से सेल्यूकस निकेटर भी चला जाता है यहां से। सेल्यूकस निकेटर के जाने के बाद, अब आप जानते हो, अगर मजाक में कहें तो आप जानते हो सेल्यूकस निकेटर जो है ना, सेल्यूकस निकेटर आखिर अपने शत्रु के यहां पर अपनी बेटी को छोड़ करके आया था। भाई था तो उसका शत्रु ही वो, भले ही आज दामाद है, लेकिन था तो उसका शत्रु ही, तो उसको अपनी बेटी की फिक्र होती है। वो सोचता है कि आखिर मेरी बेटी के साथ में वहां पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए वो अपने यहां से एक व्यक्ति, एक लेखक जिसका नाम है मेगस्थनीज, अपने दरबार में से एक कीमती व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेज देता है। कहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बना करके। मेन कारण इसका यही हुआ करता था कि वो देखना चाहता था कि कहीं
बेटी के साथ में कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है। इस कारण से जब उसको भेजता है और कहता है कि तुम वहां जाकर के देख सब कुछ कैसा माहौल है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस प्रकार से रह रहा है, किस प्रकार शासन कर रहा है, क्या कोई योजना तो नहीं बना रहा है मेरे खिलाफ या मेरी बेटी के खिलाफ। तो अब यहां पर ये जो मेगास्थनीज है वो दरबार में आता है किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत बनकर के। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही वो चंद्रगुप्त मौर्य की कार्य करने की शैली से इतना प्रसन्न होता है कि वो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की याद में या चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाट से संबंधित एक पुस्तक लिख देता है जिसका नाम है इंडिका। और दोस्तों इस इंडिका के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और आगे की महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको सुनने में भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही होंगी, अच्छा भी लग रहा होगा, तो उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे साथियों मुझे दीजिए इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ में, इसी होश के साथ में। धन्यवाद प्यारे साथियों।